अपनी बात शुरू करता हूँ इस तरह से कि अभी दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि कुछ घटनाओं की चर्चा हुई और जिन घटनाओं को हम जानते हैं उसकी चर्चा हुई और जिन घटनाओं को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास घटनाओं को जानने के एक ही माध्यम है और वो माध्यम है न्यूज़पेपर्स और टीवी। इसके अलावा देश में कई घटनाएं हो रही हैं लेकिन आप लोग नहीं जानते या मैं नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि हमारा कोई इस तरह से देश का जो पूरा संगठन है उससे कोई ऐसा लगाव नहीं है कि अगर ये खबर ना भी दें तो हम ऐसी घटनाओं को जान लें। जैसे असद साहब ने बताया आपको कि अखलाक साहब के मारे जाने से 1.5 महीना पहले दादरी के इलाके में ही 3 लोगों की हत्या की गई और 6 गांव के लोग जमा होकर मारे। 6 गांव के लोग जमा होकर 3 लोगों को मार दिए, लेकिन मैंने ये खबर नहीं देखी या वो खबर उस रूप में हमारे बातचीत में नहीं है। तो एक तो कि घटनाओं के जो माध्यम है उसके बारे में जरूर हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि हम 2 बातें कर रहे हैं। एक, घटना का जो पीड़ित है वो बयान कर रहा है, बहुत ही इनोसेंटली आपको बता रहा है कि देखिए साहब, हम कानून में विश्वास करने वाले, हम समाज में भाईचारे से रहने वाले लोग, और देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं और लोग हमको मार रहे हैं। ये विक्टिम जो है, एक जो पीड़ित है, वो अपना दर्द आपके सामने बयान कर रहा है। और दूसरा, वकील साहब ने बताया कानूनी नुक्ता कि साहब देखिए एफआईआर में ये बातें होती हैं, एफआईआर ऐसे दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है, जजों का रवैया होता है वो ऐसा होता है। ये सारी बातें इन्होंने तकनीकी बातें बताई। मैं ये समझता हूं कि हम तकनीकी बातें और अपना दर्द बयान तो कर लें, लेकिन ये मसला ना कानूनी तकनीक का है और ना ये मसला केवल एक परिवार के पीड़ित होने और उसके दर्द बयान करने का है। ये मसला पॉलिटिकल मसला है, बड़ा मसला है, और उस मसले को हमको एक बड़े दायरे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए? मैं 2 चीजें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक है संविधान का उद्देश्य, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेमबल। वो क्या कहता है और उसको बहुत गौर से सुनिए। ये मान के कि हमने तो पढ़ा है, हमने तो देखा है, नहीं, मैं इसको बार बार पढ़ता हूं और मैं बार बार कहता हूं आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, ये क्या कह रहा है और तब ये राजनीति क्या हो रही है, शायद इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। ये कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग एक देश को बनाना चाहते हैं। किस तरह का बनाना चाहते हैं? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी कि आर्थिक सामाजिक आधार पर एक बराबरी का हो, समाज हो, और धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म की कोई जगह राज्य में नहीं हो, राज्य का मतलब स्टेट में ना हो, और तीसरा एक डेमोक्रेटिक हो यानी ट्रांसपेरेंसी हो, बातें आमने सामने हो, संवाद हो। ये सारी बातें ये एक बात कह रहा है, एक ऐसा देश बनाना चाहिए। और जो देश के लोग हैं अब वो नागरिक बन रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, अब कह रहे हैं कि हम भारत के लोगों को एक जो नागरिक बनाना है वो किस तरह का नागरिक बनाना है। नागरिक बनाने के लिए, नागरिक जो बनाना है वो बनाना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए हम ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं जो नागरिक इन चीजों को प्राप्त कर ले। भारत के लोग ये तय कर रहे हैं, पीपुल्स डिसाइड कर रहे हैं कि जो सिटीजन होगा वो उसको क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब वो क्या कह रहा है कि इस नागरिक को भी अगर प्राप्त करना है, इस नागरिक को भी अगर ये चीज हासिल करनी है और देना है, तो
वो उसके लिए क्या करना है। तो ये कहते हैं, ये कहता है संविधान प्रेम्बल का लास्ट जो लास्ट लाइन है वो ये कहती है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी मानव की गरिमा, मानवीय गरिमा, मानव की गरिमा और एकता, मानव की गरिमा और एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। ये है 3 स्टेज। हमने ये तय किया साहब संविधान में नागरिक को क्या क्या मिलना चाहिए, नागरिक को क्या क्या प्राप्त करवाना है, और उसके लिए व्यक्ति के रूप में मानवीय गरिमा कैसे हम उसके भीतर एक पैदा करें, कैसे उसके भीतर उसको हम दें, और कैसे हम उसको एक उसके लिए हम एक करें उस सबको, अगर इस देश को बनाए रखना है तो। दूसरी तरफ स्थिति क्या है? दूसरी तरफ जब आप संविधान ये ले रहे हैं, इस संविधान में 85% कौन लोग हैं? 85% लोग हैं हिंदू। 85% लोग हिंदू बैठ के ये तय कर रहे हैं। उस संविधान सभा का जो पूरा रिलीजन वाइज आप अगर उसको एनालिसिस करेंगे तो 85% लोग इस संविधान सभा में ये प्रेम्बल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या स्थिति है? एक तरफ संविधान ये बन रहा है और दूसरी तरफ आपके देश में एक धारा, एक राजनीतिक धारा के रूप में आपके समाज में काम कर रही है। वो क्या कह रही है? एक धारा कह रही है कि जो साम्राज्यवाद है, जो अंग्रेजी है, उनको हटाएंगे और अपना राष्ट्रवाद हम पैदा करेंगे। ये हमारा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के कई सेक्स हैं, हम सब आप जानते हैं। एक लेकिन राष्ट्रवाद क्या कह रहा है? एक राष्ट्रवाद ये कह रहा है कि हमको ब्रिटिशों से नहीं लड़ना है, ब्रिटिशर्स जो हैं, जो अंग्रेज हैं, उससे नहीं लड़ना है। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो आंतरिक तौर पर जो हमारे जो दुश्मन हैं वो उनके खिलाफ लड़ना है। और वो आंतरिक रूप से जो दुश्मन है वो कौन कौन है? हिंदूज, डोंट वेस्ट योर एनर्जी फाइटिंग द ब्रिटिश, save it to fight the internal enemies that are Muslim, Christians and communists। ये मेरी बात नहीं है, ये उस राजनीतिक विचारधारा की बात है जिसके प्रवक्ता गोलवलकर होते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। यानी कि आंतरिक तौर पर हमको एक युद्ध करना है, एक लड़ाई करनी है, और हमको इसके जरिए एक राष्ट्रवाद की बात को विकसित करना है। जब ये धारा, एक जो पॉलिटिकल धारा है, ये जब आपके सामने जब ये बात ये कह रही है कि हमको कोई साम्राज्यवाद की बात नहीं करनी है, हमको कोई दूसरे देशों की गुलामी की बात नहीं करनी है, आंतरिक दुश्मन हमारे हैं, और जिसको वो घोषित कर दिया है कि ये दुश्मन है, क्रिश्चियन है, ये जो दुश्मन है वो मुसलमान है, और उसके साथ साथ कम्युनिस्ट भी है हमारे देश में। जब ये घोषित कर चुका है, और इस घोषणा के साथ उसने क्या किया था? कहा ये जो संविधान आप बना रहे हैं उसको हम नहीं मानते। ये तो बात किसी छिपी हुई नहीं ना है। ये तिरंगा हम नहीं मानते, इस संविधान को नहीं मानते, इस तिरंगे को नहीं मानते। वो साफ साफ उसने कह दिया है हमारा तो जो राष्ट्र होगा वो हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू रहेगा। और हिंदू उस समय किसको कहते थे? जिसकी ये बात वेदों में कहते हैं, वो हिंदू किसके लिए था? हिंदू क्या वो दलितों के लिए था, जिसको आज हम दलित कहते हैं, शूद्र कहते हैं, ये अछूत कहते हैं। शूद्रों के लिए था, जिनको आज हम पिछड़े कहते हैं, उनके लिए था हिंदू? नहीं, उनके लिए तो हिंदू था नहीं। हिंदू का मतलब एक ही होता था। और आज भी साउथ के अखबार जो हिंदू लिखते हैं, हिंदू कास्ट, इसका मतलब होता है बड़ी जातियां, ऊंची जातियां, यानी समाज में जो शासन करती रही है वो जाति। ये हिंदू उस हिंदू की बात करते हैं कि उसका राज्य होगा, और उसका राज्य कैसा होगा? वो साफ साफ कहता है कि उसका एक 3,500 साल पहले कोडिफिकेशन हुआ जो मनुस्मृति के रूप में जानता है, और वो सारा उसमें नियमावली दी हुई है
कि उस नियमावली के तहत स्त्रियों को क्या मिलेगा, स्त्री की क्या स्थिति होगी, दलितों की क्या स्थिति होगी, सबके बारे में उसने कहा। उसने कहा शूद्रों के पास पैसा नहीं जमा होना चाहिए, शूद्रों के पास नहीं होना चाहिए, और ये नीच कर्म का मतलब श्रम, लेबर, मेहनत, ये इनका काम होगा, इनको आप दूर रखिए, इनको श्रम करने दीजिए, इनका ज्ञान से कोई देना देना नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक हमारा कानून है, हम उस कानून के तहत एक राजनीतिक विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और ये जो संविधान की बात आप कर रहे हैं वो संविधान हमको नहीं करवा रहा। मुझे लगता है कि जब आप मान चुके कि हमारा एक एनिमी है और ये एनिमी है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप उसमें आप बताइए तकनीकी बातें, नहीं साहब हम तो बहुत इनोसेंटली देखिए खड़े थे, आया उसने थप्पड़ मार दिया। भाई साहब वो तो पहले बोल चुका कि दुश्मन है आपको, और जब दुश्मन है तो आपके साथ तो वो व्यवहार वही करेगा। अभी तक जो व्यवहार नहीं हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आपके पास समाज में वो ताकत नहीं थी, वो स्वीकृति नहीं थी। समाज में लोग आपको धिक्कारते थे, कहते थे कि नहीं, हमारा कोई आंतरिक दुश्मन नहीं है, हम जो हमारे मुल्क में जो बाहर के लोग आके शासन किए, ब्रिटिशर्स आके शासन किए, हम उनको भगाएंगे, और इसलिए भगाएंगे कि वो हमारा आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, वो हमारा राजनीतिक रूप से शोषण करते हैं। हमको राजनीतिक रूप से इस देश को चलाने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारा माल जो है, कच्चा माल जो है, हमारे जो संसाधन है, उसको लूट के आप ब्रिटेन ले जा रहे हैं, ये हम नहीं चलने देंगे। ये बात हमारे देश के लोगों ने कही और उसके हिसाब से लड़ाई हुई। अब सवाल ये है कि हम ये बात जानते हैं कि ये हो रहा है, अब उसके बाद भी हम कहते हैं कि साहब देखिए कानून के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कानून के हिसाब से नहीं होगी, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और 90 इस अनुभव के बाद जो भी मैंने अनुभव किया है उसमें साफ साफ ये मान लिया जाए कि आप ये कहें कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, ये नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। और इसके साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूं कि आप केवल अगर ये घटना देख रहे हो कि केवल पहलू खान के साथ या अखलाक साहब के साथ या ऐसे लोगों के साथ ही घटना हो रही है, दिल्ली के इर्द गिर्द हो रही है, तो ये भी मुझे लगता है कि इसको बहुत छोटा करके देखना है। आपको एक बड़े दायरे में जाकर एक घटना को देखिए। अब मान लीजिए कि उड़ीसा में किस रूप में घटना हो रही है। उड़ीसा में क्या क्रिश्चियन वहां दुश्मन नहीं है? कंधमाल को किस तरह से रचा गया, कंधमाल का पूरा किस तरह से पूरी घटना खड़ी की गई। या आपको अखलाक साहब की घटना के बारे में बताया, इन्होंने पहलू खान की घटना के बारे में बताया। कंधमाल में कितने 100 लोग मार दिए गए, वो ईसाई क्रिश्चियन कैसे मार दिए गए? कौन सी बात ऐसी आ गई कि कहा गया कि नहीं आप इनको अब रहने नहीं देना? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आप ईसाइयों को कह रहे हैं कि आप नहीं आए। पंजाब में सिखों के साथ क्या हो? अभी ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो है 10 हमारे अवतार है हिंदू के, अभी ये कह रहे हैं। सिखों पे बात नहीं बोलेंगे, अभी कहेंगे ये जो बाहर से आए हुए धर्म है हम उनके खिलाफ हैं और उनको हम अपना आंतरिक दुश्मन मानते हैं, और वो है इस्लाम और वो है क्रिश्चियनिटी। भाई इस्लाम धर्म तो आया, मान लीजिए बाहर से आया, कहां से आया आप जानते हैं। हम तो कहते हैं कि आप भी जो आए बाहर से आए, आप भी यहां से नहीं आए, हम तो ये भी कहते हैं। लेकिन आप कहते हो इस्लाम आया, क्रिश्चियन आया। तो जो आप क्रिश्चियन और जो इस्लाम को आप बाहर का बता रहे हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम और क्रिश्चियन को मानने वाले हैं वो तो यहीं के लोग हैं। तो आपका ये बहाने का क्या मतलब है? जितने लोग हैं वो कहां से आ गए? ईसाई धर्म जो अपनाया, जो इस्लाम धर्म को अपनाया, वो कौन लोग हैं और वो क्यों बन गए? क्यों उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया? इस्लाम को एक क्रांति के रूप में हम क्यों देखते हैं कि उस समय उसका जो विस्तार हुआ, बौद्ध की तरह विस्तार हुआ, बौद्ध को भी क्यों लोगों ने स्वीकार किया?
क्योंकि असमानता की इतनी ज्यादा गहरी खाई थी कि लोग धर्म को देखें कि अपनी प्रतिष्ठा देखें, अपना खाना पीना देखें, छोड़ दिया। कहा कोई हम धर्म में थे ही नहीं, तुम जबरन हमको रखते हो, धर्म की बात करते हो, हम धर्म में है ही नहीं। धर्म का किसी भी धर्म के किसी भी प्रक्रिया से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम हमारे साथ न बैठते हो, न मंदिर में घुसने देते हो, न कहीं। कहां से हम हैं आपके साथ जबरन? तो आप इस तरह से आपने एक तरह से आपने एक दुश्मन घोषित कर। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ना कि जब तक सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं तब तक आपको ये कहने में मुश्किल होती है कि हम सब हिंदू हैं। सांप्रदायिक जो हमले होते हैं उसी समय आपको ये कहने की सुविधा होती है कि हिंदू एक या मुसलमान एक हो, तभी वो होता है। केवल एक लाइन वो डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहते हैं। नहीं तो कहां कोई रिश्ता है उठने बैठने का, खाने पीने का, शादी ब्याह का? कहां कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि जितने ये हमको अभी एक रणनीतिक तौर पे दिखाई देता है, रणनीतिक तौर पे दिखाई देता है कि ये बौद्ध को और ये सिखों को कह देते हैं कि आंतरिक है। लेकिन 84 में तो आपने कितना बड़ा हमला किया, वो हिंदुत्व का हमला था। दिल्ली शहर में कितने हजार लोग सिख मार दिए गए। उस सिख में दलित कितने थे, कितने पिछड़े थे। अगर इसका कोई अध्ययन हो जाए तो आपको आश्चर्यजनक आंकड़े मिलेंगे इसमें, क्योंकि सिख धर्म को स्वीकार करने वाले मैक्सिमम वही लोग। आपको वो आंकड़े जब मिलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये पूरी राजनीति काम करती है। तो कहीं वो अभी कह रही है बाहर और आंतरिक और एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल धर्म के रूप में डिवाइड करके ये अपना काम कर रही है। लेकिन जब हमला करना होता है तो फिर ये बौद्धों को भी नहीं छोड़ती, बौद्धों को भी नहीं छोड़ती और सिखों को तो खैर छोड़ा ही नहीं, तो सामने आ गई। इस तरह से मैं ये समझता हूं कि इस पूरी पॉलिटिक्स हुई, इस पॉलिटिक्स का जो पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि देखिए आज हम कह लेंगे मुसलमानों पर गाय के नाम पर हमला हो रहा है। थोड़ा सा इतिहास में चले जाइए आप, 50, 60 साल, 70 साल, मुसलमानों से ज्यादा दलित इसके शिकार होते हैं। हम लोग बार बार ऊना पहुंचते हैं। ऊना से ठीक पहले आपकी गोहाना की घटना, 4 दलितों को पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में इन लोगों ने मारा था मतलब क्या? घायल करके छोड़ा नहीं था, पीट के मार डाला था, पीट के हत्या कर दी थी उनकी, 4 दलितों की। और उस समय कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे ये चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं हुई, उस समय भी कई घटनाएं हुई थी। उस समय वो क्या कर रहे थे भाई? उनका काम है, गाय अगर मरी है, गाय की खाल बेचने का काम करते हैं। गाय ले जाएंगे, क्या करेंगे? वाद से नहीं, चला रहा है, जमाने से चला आ रहा है। लेकिन आपने उसको और बयान किया है उस समय। आज जो बयान आप पढ़ रहे हैं, जब ये कोई मुसलमान मार दिया जाता है गाय के नाम पर, और उस समय के अखबार आप उठा लीजिए, उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के जो बयान आए थे, आरएसएस के लोगों के जो बयान आए थे, तो आपको लगेगा रे केवल उस बयान का दोहराव दादरी में और पहुल खान में हो रहा है। केवल बयान का दोहराव है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा उसमें। और दलितों के खिलाफ हमेशा आप देखिए, गुजरात आप चले जाइए, इसकी बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ हमला करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से वातावरण बनाने के लिए कैसे पहले दलितों को असुरक्षित किया गया, उनके भीतर इनसिक्योरिटी की भावना भरी गई, और फिर उसके बाद उन्हीं दलितों के साथ मिलकर कैसे फिर मुसलमानों पर हमले की घटनाएं शुरू हो गई। आज जो यूपी में घटना घटी है, आप उसको देखिए, सहारनपुर की घटना, तो क्या कह रही है? कभी सुना आपने कि अंबेडकर मेला का जुलूस निकल रहा है और उस पर इसको लेकर कोई बवाल हो गया? कभी सुना? लेकिन अब होगा, और वो हो रहा है। ये तेज करेंगे इसको, क्योंकि इनकी ताकत इसी में है, इनकी ताकत इसी में है कि कैसे हम एक दूसरे के खिलाफ लोगों को खड़ा करें।
और उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर हम शासन करते रहे और जिनके ऊपर हमको शासन करना है, उनमें कैसे हम दीवार खड़ी करें, कैसे इनके भी दीवारें नहीं खड़ी करें, एक दूसरे की जान लेने की एक जो दिमाग है वो कैसे पैदा करें, ये कोशिश इनकी लगातार चल रही है और ये बढ़ेगी। और बढ़ाने का काम अभी जो सरकार यूपी में जो पार्टी की और जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, वो क्या यूं ही बन गई? किसी राजनीतिक परियोजना का वो हिस्सा है, यूं ही नहीं है। एक पूरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। हम लोग बहुत तरह के एनालिसिस करते रहे, उससे बात बनेगी नहीं, तकनीकी बातों से बात नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जितनी घटनाएं हो रही हैं वो आप मान के चलिए कि आज मुसलमानों पर हो रही है, तो आप ये सोचें कि दलित सुरक्षित हो जाएंगे, दलित सुरक्षित होंगे, सिख सुरक्षित रहेंगे, सिख सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब ये स्वीकार कर लेंगे कि ये मातहत रहने के लिए तैयार है। एक नई दलित बस्ती ये तैयार कर रहे हैं। देखिए इनकी फितरत क्या है, दलित बस्ती का होना, दक्षिण टोला का होना, फितरत है, ये स्ट्रक्चर है पूरा। जब ये दक्षिण टोला नहीं होगा, दक्षिण टोला आप जानते हैं, दक्षिण में दलित रहते हैं, गांव के किनारे दक्षिण टोला, तो दलित बस्ती को बनाए रखना है। वो दलित बस्ती में मुसलमान के नाम पर कोई हो सकता है, क्रिश्चियन के नाम पर हो सकता है, सिख के नाम पर हो सकता है, ये सब हेर फेर हो सकता है, लेकिन वो उसको मौजूद रखना है, उसके बिना इनका काम नहीं चलेगा। इस बड़े परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है इन चीजों को हमको देखना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इसको देखिए, मॉब लिंचिंग जो मॉब हम कह रहे हैं वो नहीं, उससे ज्यादा बात। और मैं केवल एक एग्जाम्पल से अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी बिहार में प्राइवेट आर्मी के बनने का पूरा फेनोमेना को पढ़ा होगा कि बिहार में कैसे सामंतों की प्राइवेट आर्मी बनी, उसके पीछे पूरी प्रक्रिया क्या रही है, तो मैं ये समझता हूं कि तब आपको समझने में आसानी नहीं होगी कि ये कैसे एक प्राइवेट आर्मी की तरह इसको खड़ा करने की कोशिश हो रही है और इसकी क्यों जरूरत हो रही है, इसको समझना चाहिए। हम लोग जब काम करते थे, पटना में लिखते थे, मतलब काम करते थे, मतलब जर्नलिज्म का काम करते थे, अखबारों में लिखते थे, वहां सक्रिय थे, तो हम लोगों ने कोई ऐसी घटना नहीं सुनी जिसमें नरसंहार हो रहे हो और उसमें कोई पुलिस की भूमिका ना हो। पुलिस आगे आगे चलती थी और पीछे पीछे चलती थी प्राइवेट आर्मी, सामंतों की सेना चलती थी, और सारी सेनाएं जितनी थी वो सब भगवान का ही नाम लेती थी, हिंदू देवी देवताओं का ही नाम लेती थी, या कुछ ऐसा नाम लेती थी जो कि उसके इस चेहरे को छिपाने का काम है, उस चेहरे को छिपा ले। तो प्राइवेट आर्मी का जो पूरा फेनोमेना रहा है, और उस समय हमको याद है लालू प्रसाद ने एक बयान दिया था, और मुझे लगता है कि मैं उस बयान को जब मैंने सुना और पढ़ा तो मुझे लगा कि इस बयान को यदि डेवलप किया जाए और इस राजनीति को डेवलप किया जाए तो शायद देश की एक तस्वीर बदल सकती है। वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि ये जो प्राइवेट आर्मी है वो राष्ट्रीय स्वयं संघ की आइडियोलॉजी को प्रयोग करती है। वो उस समय वो बयान होता है, मुझे वो बयान याद है। जब आप संविधान नहीं मान रहे हैं और आपको एक राष्ट्र अपना बनाना है और आप दूसरी तरफ समाज के भीतर ही मानते हैं कि दुश्मन है, तब सवाल है कि आप क्या करेंगे। आपके सामने एक संविधान का स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ आपको अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो आप करेंगे क्या? आप करेंगे कि ये जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है इसका कैसे हम इस्तेमाल करें और कैसे ये जो स्ट्रक्चर हमको खड़ा करना है इसके लिए अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करें। तो आप पाएंगे ये जो आप मॉब लिंचिंग, जो मॉब की बात आप कर रहे हैं, ये इसको केवल ऑर्गेनाइजेशनली मत देखिए कि ये कोई 2, 4, 5, 10 लोगों का स्क्वाड बन रहा है।
इसको आइडियोलॉजिकल लेवल पर देखिए आप कि इसका जो आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है। हम और आप आज इनकाउंटर को स्वीकृति दे चुके हैं। इनकाउंटर होता है, हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं। हम ये बात नहीं करते, इसी जेएनयू में आप बात नहीं करते आज की तारीख में, जबकि कल यही केवल बात होती थी कि जो भी ये छत्तीसगढ़ और झारखंड और जितने इलाके में जो नक्सलवादी एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसको लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम में हम नहीं कभी बात करते थे। आज हम जब भी बात शुरू करते हैं तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। इस बात को समझना होगा। शिफ्टिंग हो चुकी है, शिफ्टिंग कर दिया। फांसी को कह रहे हैं, फांसी पर हम लोग डिबेट करते थे। फांसी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मानवता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, मानवीयता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो ह्यूमैनिटी की, क्योंकि उन्होंने पीड़ा झेली थी। लेकिन उस ह्यूमैनिटी की जो आइडियोलॉजी है उसकी स्वीकृति हो गई है। ये अफजल को जब फांसी दी जाती है उसके खिलाफ आप तो क्यों नहीं करने देते? इसका कारण यही है क्योंकि इनको फांसी की व्यवस्था करनी है, और फांसी की व्यवस्था ठीक उसी तरह करनी है जैसे आज भारतीय जेलों में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा कौन बंद है? सबसे ज्यादा बंद है देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान, ये तमाम लोग जेलों में बंद हैं। कानून का शिकंजा का मतलब क्या होता है? कानून के शिकंजे का मतलब होता है कि जो रूल कर रहा है वो जो डिक्टेट करेगा, वो जो कहेगा वो करना है। स्ट्रक्चर का ये नेचर है। इस स्ट्रक्चर के नेचर के तहत आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जितनी घटनाएं हम तकनीकी रूप से बात कर ले, लेकिन इसके राजनीतिक जो पूरा डायमेंशन है इसको नहीं समझेंगे तो हम ठीक ठीक इस लड़ाई को समझ नहीं पाएंगे और इस लड़ाई का जवाब नहीं दे पाएंगे। लड़ाई का मतलब चुनौती का जवाब नहीं दे। अब सोचिए कि हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं आईएस के नाम पर मुसलमानों को, इस मुसलमान को, उस मुसलमान को यहां पर वहां पर पकड़ लिया गया। देश का राष्ट्रपति क्या बोलता है? देश का राष्ट्रपति बोला, प्रणब मुखर्जी, देश का राष्ट्रपति बोला कि आप एक भी उदाहरण हमारे देश में ऐसा नहीं बता सकते जिसमें देश के एक मुसलमान का भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय कोई इस तरह से कनेक्शन है। ये देश का राष्ट्रपति कह रहा है अखबारों में, लेकिन आप रोज पढ़ रहे होंगे ये हो गया वो। अखबार आपका क्या कर रहा है? अम्बेडकर क्यों पैदा हुआ? कौन सा ऐसा समाज था, क्या स्थिति थी कि वो पैदा हो? तो आपको मालूम है दूसरा वक्ता जो हमारे बात का होगा या जो बैठा हुआ होगा वो बोलेगा अम्बेडकर की कश्मीर के बारे में क्या राय थी आपको मालूम? तो कश्मीर हमको ले जाए। डॉक्टर अम्बेडकर की पाकिस्तान के बारे में क्या राय थी? वहां ले जाए। घुमा फिरा के आप देखिएगा एक खास टाइप का एक कैरेक्टर है कि कोई भी बात आप कीजिए, पाकिस्तान, मुसलमान और कश्मीर, यानी किसी न किसी बहाने ये जो आंतरिक रूप से दुश्मन है उनकी तरफ आपको बात मिली। कभी वो विवेकानंद के बहाने ले जाएगा, कभी वो डॉक्टर अंबेडकर के बहाने ले जाएगा, कभी बुद्ध के बहाने ले जाएगा, किसी न किसी बहाने ये जो आंतरिक दुश्मन है उनकी तरफ आपका ध्यान देगा। हम कहते हैं आप समग्रता में बात करो, टोटलिटी में बात करो। डॉक्टर अंबेडकर के हाथ को लेकर बात मत करो केवल कि उनका हाथ ऐसा था, उनका ये हाथ है, नहीं, उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बात। तुम उनका अंग भंग मत करो, उनको काटो मत। वो कह रहा है कि हम काटेंगे नहीं तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, हमारी धार कमजोर हो जाएगी, हमारी धार कमजोर हो जाएगी, इसीलिए इनका काटना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहेंगे आपको कि डॉक्टर अंबेडकर को जैसे बुद्ध को कहते हैं अवतार हो गए, तो वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करो, मूर्ति पे जितना माला चढ़ाना है चढ़ा लो, जितना जय बोलना है जय बोल लो। ये बात तो सिखाएंगे आपको, ये बात कहेंगे वो। लेकिन जैसे ही ये डॉक्टर अंबेडकर की पूरी आइडियोलॉजी में बात करेंगे तो आपके सामने ठीक नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि आप इन तमाम इस लाइफ में जब तक इन चीजों को हम लोग नहीं समझेंगे, इस पूरी पॉलिटिकल बात को नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम चीजों को
बहुत गहरे रूप में शायद समझने में सफल हुए। आप ये जो गाय का जो पूरा मसला है, उस मसले को, गाय को बिल्कुल हटाइए। गाय के मसले को आप एक व्यवसाय के मसले के रूप में समझिए। आज आप कह रहे हैं ना कि ये गाय मुसलमान गाय को मारता है। सारी गाय मुसलमानों से सारे मुसलमान जो है गाय को इसीलिए पालते हैं कि उनको मारना है। मतलब ये हद हो गई बात, ये तो हद हो गई। नहीं, ये बात ही नहीं है। दरअसल ये बात ही नहीं है कि वो केवल हमको ये कहना है कि वो गाय और मुसलमान दो चीजें हैं और दो दुश्मन हैं। नहीं, ये बात ही नहीं है। ये जो हम हमले कर रहे हैं उसके पीछे और भी बड़ी बात है। देखिए, ये पूरा एक पेशा है। गाय का पल्ला हमारे कृषि से पहले आया, खेती किसानी से पहले आ गया कृषि का, ये पशुपालन का है। और आप थोड़े से इतिहास में जाएंगे तो आपको मालूम होगा, पशुपालन चोर होते थे, पशुओं को चुरा लेते थे, एक एक नहीं 100 जिसको हम लोग गवई भाषा में लेहड़ा पूरा कहते हैं। पूरी की पूरी झुंड का झुंड जो है चोरी चला जाए। चोर कौन होते थे? चोर कभी कहते थे आप जितने अहिर है, कभी कोयरी है, जितने भी पिछले जातियों के लोग हैं उनको पुराने आप गजेटियर में पढ़िएगा, आप तो मालूम होगा। गजेटियर बहुत हाल के गजेटियर हैं ये तो गजेटियर में पढ़िएगा कि ये लोग जो है चोर लोग हैं, पशु चुराने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो फौरी मसला जो आपको दिखाई दे रहा है वो फौरी नहीं है। इसके बहुत डीप, इसके सोशल पूरा इसका डायमेंशन है, एक सोशल रिलेशन है। अगर आप जानवर पालने की बात करते हैं तो जानवर का पैदा होने से लेके उसके खिलाने पिलाने की व्यवस्था करने से लेके उसके बड़े होने के, उसकी दवा दारू की, उसके मरने, उसके उत्पादन, यानी कि पूरा एक इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर है। इस इकोनॉमिक में कौन काम करता है आप बताइए? इस समाज का, अगर भारतीय समाज को हम देखें तो उसमें कौन काम करता है? उसमें महिलाएं काम करती हैं, उसमें दलित काम करते हैं, उसमें जो पिछले तमाम श्रमिक जातियां हैं वो काम करते हैं, और उसमें हर धर्म को, दूसरे धर्म को मानने वाले मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें बौद्ध भी, सारे भी। ये जो पूरा कोई भी जो पेशा होता है वो पेशा एक सामाजिक रिश्ता बनाता है, और वो रिश्ता आपको दुख सुख में दिखाई देगा, शादी ब्याह में दिखाई देगा, मरने पर, जन्म लेने पर, और जितने तरह के क्रियाकलाप होंगे घरों में, परिवारों में, सब में वो दिखाई देगा वो रिश्ता। ये जो हमला है, ये जो रिश्ते की जो कड़ी है, उस कड़ी पर हमला है। ये केवल गाय का और इसका मसला ही नहीं है, मुसलमान का मसला ही नहीं है। ये मसला पूरा जो स्ट्रक्चर जो एक रिश्ते का बना हुआ है उसको तोड़ने का है। इसकी एक कड़ी को तोड़ डालो। एक कड़ी जब टूटेगी तो ये बिखरेगी, और जब बिखराव होगा तो फिर तो हमारा हम जो चाहेंगे। मुझे लगता है कि इन सारी बातों के आलोक में हमको इन सारी चीजों को समझना चाहिए, और कई स्तरों पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कई स्तरों पर देखिए, ये जो पूरा हिंदुइज्म का जो पूरा, हिंदुइज्म का मतलब जब हम कहते हैं तो सारी जातियां नहीं, हिंदुइज्म का मतलब कुछ जो वो आइडियोलॉजी जिसको हम ब्राह्मणवाद के रूप में जानते हैं, उस आइडियोलॉजी, ये पहले ब्राह्मणी धर्म कहा जाता था। ये ब्राह्मणी धर्म कहा जाता था पहले, हिंदू धर्म नहीं था। आप जाकर नेपाल में देखिए कि कैसे हमने जब वहां पर हिंदू साम्राज्य का जो विस्तार करना था तो कैसे हमने उन जातियों को भी हिंदू में समाहित करने का एक अभियान चलाया जिन जातियों को हमने बाहर फेंक रखा था, और नाम मात्र का अपनी केवल संख्या बढ़ाने के लिए केवल हमने उन सबको, वहां एक मुल्की आया था 1854 में, वहां भी ये बात की गई थी, स्त्री, गाय और ब्राह्मण, इसकी हत्या जो है वो सिंबल है। ये स्त्री किस चीज की है? स्त्री की शुद्धता, प्रजनन की क्षमता, उस पर नियंत्रण। गाय यानी कि जो आर्थिक जो उपार्जन है उस पर नियंत्रण, और ब्राह्मण का मतलब सर्वस्व है, ये वो सब। ये बात उस समय की बात है, और अभी तक वो नेपाल में तो अभी तक वो लागू है। इसीलिए हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो हिंदुत्ववादी हैं वो नेपाल के राजा को अपना राजा मानते रहे हैं।
बड़े गर्व से कहते रहे कि दुनिया में अगर एकमात्र राजा है हमारा तो वो राजशाही में इनको बड़ा लेंगे। इसीलिए इनकी कहानियों में राजा बहुत मिलेंगे। आप जब भी ये कहानी की कल्पना करेंगे तो आपको राजा दिखाई देगा, रानी का त्याग दिखाई देगा। स्त्री इनके यहाँ त्यागी भी होती है, स्त्री इनके यहाँ त्यागी भी होती है कि वो त्यागी करने वाली आदर्श नारी होती है, लड़ने झगड़ने वाली नहीं, बराबरी की मांग करने वाली। तो पूरा ये जो पूरा मामला जो है इसको मुझे लगता है कि हमको इस रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं जो कह रहा था कि हिंदुत्व का जो पूरा की आइडियोलॉजी का जो अटैक है, मेरी अभी एक छात्र आई झारखंड से, आपको पता है झारखंड में इस समय जिस तरह की जाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जाति का सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है आदिवासियों को, उसमें जबरन हिंदुइज्म लिखा जाता है। कहां से वो आदिवासी हिंदू हो गए? आप बताइए, थोड़ा सा भी पुराना इतिहास बताइए। लेकिन आप जब जाएंगे कि आपने क्या लिख दिया, एक तो पहली बात यह देखिए किस चीज का फायदा उठाते हैं, कैसे आप अवेयर नहीं है, आपने कहा अच्छा लिख दिया कोई बात नहीं, मेरा तो काम चल जाएगा ना, एक एसटी का हमको मिल गया, ठीक है मेरा काम चल जाएगा, हिंदुइज्म लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको इतनी परवाह नहीं है। तो आपने एक तो ये सेक्शन है जो छोड़ देता है, तो वो अपनी संख्या बढ़ा लेगा कि हिंदू जो है 80% हो गए, 85% हो गए। अगर कोई मान लीजिए कोई अवेयर है, कोई जाके कहेगा कि साहब ये आपने कैसे लिख दिया, तो हंस के कहे ओहो ये हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आप दूसरा अप्लाई कर दीजिए, मैं दूसरा अप्लाई। अवेयरनेस का इतना मीठा जवाब मिल जाएगा। और आपका एक आदमी मान लीजिए 100 में बोलेगा, 200 में बोलेगा, 300 में एक आदमी, कहाँ बोलने वाले लोग रहते हैं, सब तो स्वीकार करने की स्थिति में चले गए। इसीलिए साथियों मैं बात अंतिम लाइन ये करता हूँ, भूलना जरूरी है और अपने को जगाए रखना बहुत जरूरी है। आप हर पल जगे रहें तभी ये समाज बचेगा। और वो समाज जिसको आप कहते हैं संविधान के उद्देश्यों के अनुसार बनाने की जो शपथ हम लोगों ने ली है, जो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके अनुसार यदि एक वैल्यू बेस्ड अगर सोसाइटी कुछ बनानी है तो हम सबको हर वक्त जगे रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं हमारे आगे होती रहेगी। और जो ये कह रहे थे सत्यदीप कि खतरा हमारी थोड़ी दूर पर ही है, तो इनकी बात सुनते हुए मुझे वो कविता याद आ रही थी जिसमें वो कहते हैं ना कि पहले वो यहूदी के लिए आया, फिर वो कम्युनिस्ट के लिए आया, और इस तरह से वो कविता पूरी होती है, फिर वो आपके लिए आया। तो ये बात ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये बात दिखाई हम लोगों को दे रही है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमले का विस्तार हुआ है, वो बिल्कुल हमला यहाँ तक घुस गया है, यहाँ तक घुस चुका है हमला। और मैं 2002 की एक पोस्ट आज मैंने कुछ 4 महीने लिखी थी उसमें, जो मैं इस बात को कह के कि कैसे आप सोचिए कि दुश्मन हम खड़ा करते हैं और ये बताने के लिए, जैसे जेएनयू के बारे में क्या राय रही 2002 में, उस समय के जो उस वहां के मुख्यमंत्री थे और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस समय आरवी श्री कुमार एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने उस समय एक मीटिंग का हवाला दिया है और उसमें उन्होंने लिखा कि सीएम ने कहा कि आप लोग एक बात का ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ जेएनयू टाइप सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। जेएनयू टाइप सेकुलरिज्म की बात आप लोग मत कीजिए। स्टेट रूलिंग पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसी है उसके प्रति आपको कमिटेड होना होगा। ये बात मीटिंग में उस समय उन्होंने कही और ये बात आरवी श्री कुमार ने अपनी किताब में लिखी। उसका हवाला मैंने आज जब इस कार्यक्रम का जो फेसबुक पे जो आ रहा था तो उसमें हमने ये डाला 2 महीने से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक मुसलमान को मारना, पहलू खां और नजीब का यहाँ गायब होना एक व्यक्ति का मामला नहीं है, एक मैसेज क्रिएट करना है पूरी सोसाइटी के लिए। ये बात आप समझिए कि जो ये बात कह रहे थे ना, डर पैदा करने की राजनीति, तो डर पैदा बहुत सारे लोगों को मार के करने की जरूरत नहीं है।
एक दो लोगों को मार के आप डर का संदेश दे सकते हैं और देते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो संदेश दिया जा रहा है उसी तरह से उल्टा एक मजबूत संदेश कैसे हम दें, इसकी हम